हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम वॉल्यूम का दूसरा सेक्शन क्यूबॉइड के बारे में जानेंगे। क्यूबॉइड अर्थात घनाभ। देखिए, कल के क्लास में हमने घन के बारे में देखा था और आज के क्लास में हम घनाभ के बारे में देखेंगे। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि घनाभ कहते किसे हैं। तो 6 आयताकार पृष्ठों से घिरे हुए क्षेत्र को हम घनाभ कहते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि घनाभ में 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। जैसे घन में 6 वर्गाकार पृष्ठ होते थे, इसी तरह से 6 वर्गाकार पृष्ठ का मतलब क्या, 6 वर्गाकार सतह होते थे जिसके जुड़ने से क्या बनता था, घन। और 6 आयताकार सतह अगर आपस में जुड़ जाए तो उससे क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। उससे क्या बन जाएगा, हमारा घनाभ बन जाएगा। तो घनाभ कैसा होता है, घनाभ की एक आकृति लेते हैं। देखिए, ये क्या है, आप हमारा घनाभ है। ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। तो घनाभ की इसे हम लंबाई बोलेंगे, इसे चौड़ाई बोलेंगे और इसे हम क्या बोलते हैं, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घनाभ की आकृति एक सिंपल, एक पुस्तक आपने देखा होगा। जैसे कि अगर हम एक कोई पुस्तक लें, अब ये पुस्तक लेते हैं तो इस पुस्तक की ये क्या, मान लीजिए लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी क्या, ऊंचाई है। तो ये पुस्तक कैसा है, घनाभ के आकार की है। इसमें लंबाई है, चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब देखिए कितने सतह हैं, 6 सतह। कैसे 6 सतह, ऊपर का एक सतह, नीचे का एक सतह, 2 सतह हुए। इसके बाद इधर का एक सतह और एक मेरे तरफ का, 2 2 4 सतह, एक 5 और एक 6। तो घनाभ में कुल कितने सतह होते हैं, 6 सतह होते हैं। और 6 सतह कैसे होते हैं, ये जो 6 सतह होते हैं आयताकार होते हैं। और घनाभ में अगर हमें पूछा जाए विकर्ण की संख्या कितनी होती है, डायगोनल की संख्या कितनी होती है, तो घनाभ में विकर्ण की संख्या जो होती है कुल 4 होती है। तो घनाभ में विकर्ण की संख्या 4 होते हैं। और किनारों की संख्या, कोण जो इसका, कोण कितने होंगे, 8 कोण होते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे का 8, टोटल कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यानी कुल जो इसके कोण है कितने हैं, 8 है। और किनारा अगर पूछा जाए तो किनारों की संख्या 12 होती है। अगर घनाभ में हम ये देखें कितने किनारे, तो 12 किनारे। कैसे, देखिए 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 और ये 12, कुल ये 12 किनारे होते हैं। तो घनाभ में देखें तो किनारों की संख्या क्या होती है, 12 होती है। कोण जो होते हैं, उसके कोण जो होते हैं वो कितने थे, कुल 8 थे। और सतह कितने थे, सतह की संख्या 6। और 6 और सतह कैसे होते हैं, तो घनाभ का जो सतह होता है वह सतह कैसा होता है, तो घनाभ का जो हमारा सतह होता है वह आयताकार होता है। तो हम कह सकते हैं कि घनाभ जो है कैसा है, 6 आयताकार सतहों के मिलने से बनता है। आपस में अगर 6 सतह को हम अटैच कर दें तो जो क्षेत्र बनेगा वह कैसा होगा, घनाभ के आकार का। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हम सबसे पहले किस पे आते हैं, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हमने क्या देखा कि घनाभ जो बनता है 6 आयताकार पृष्ठ के मिलने से बनता है। ये जैसे आयताकार है, इसका लंबाई और ये क्या, चौड़ाई। इसमें क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। एक लंबाई दूसरा चौड़ाई। अब किसी को भी लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई और ये भी चौड़ाई हो सकता है। तो ऐसा कितने सतह हैं, कुल 6 सतह हैं। तो इस तरह से अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालें तो हम फिर इस पुस्तक की सहायता से, देखिए एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले इस ऊपरी सतह का निकालते हैं। इसमें क्या है, लंबाई है और क्या है, चौड़ाई है। तो अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल के लिए तो लंबाई गुना क्या लिखेंगे, चौड़ाई। ऐसे कितने सतह हैं, 2 सतह हैं, एक ऊपर और एक नीचे। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले मैं ऊपर की सतह पे आऊंगा, फिर इसके बाद ये निचली सतह पे। तो ऐसे कितने हैं, 2 पीस हैं, 2 हैं। तो ऊपर का और एक नीचे का, तो लंबाई गुना चौड़ाई इसमें। इसके बाद अगर हम इसमें आए तो इसमें देखिए क्या है, लंबाई है और क्या है, ऊंचाई है। एक लंबाई है और दूसरा क्या है, ऊंचाई है। तो 2 सतह ऐसे हैं जिसमें क्या है, लंबाई है और क्या है, ऊंचाई है। इसके बाद अगर मैं इस सतह पे आऊं, देखिए एक इधर का सतह हो गया और एक इधर का, तो 2 2 4 सतह, 2 सतह हमारे पास बचे हुए हैं। एक इधर का सतह बचा है और एक ये सतह बचा है। इस सतह में हमारे पास चौड़ाई है और क्या है, ऊंचाई है। तो हम क्या लिख दें, 2 इंटू चौड़ाई गुने क्या, ऊंचाई।
तो कुल सतह कितने हो गए? 6 सतह, 2 2 4 2 6 सतह। इन 6 सतह के क्षेत्रफल को अगर आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या निकलेगा हमें? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? देखिए 2LB प्लस 2LH प्लस 2BH। चलिए अब यहां से हम कॉमन ले लें, तो कॉमन क्या आ जाएगा? 2 प्रत्येक जगह है तो 2 कॉमन लिए, 2 इंटू LB प्लस LH प्लस क्या? BH। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया? 2 इंटू LB लंबाई गुना चौड़ाई इंटू लंबाई गुना ऊंचाई इंटू चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो ये क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल से अगर हम आगे बढ़े तो हमें घनाभ का क्या चाहिए? वॉल्यूम, आयतन। तो घनाभ का जो आयतन होता है वह किसके बराबर होगा? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हम इसे बगल में लिख के रखते चलते हैं ताकि हमें सॉल्व करने में बाद में किसी प्रकार की परेशानी का सामना करना नहीं पड़े। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 इंटू LB प्लस BH प्लस क्या? LH। और वॉल्यूम बराबर क्या हो गया? L इंटू B इंटू H, या इसे आप क्या कह सकते हैं शॉर्ट में? LBH। इसका क्या हो गया? LBH। वॉल्यूम बराबर क्या होता है? LBH। अब घनाभ का विकर्ण, डायगोनल। तो घनाभ का विकर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो घनाभ का विकर्ण डायगोनल बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या? H स्क्वायर। हम यहाँ डायगोनल विकर्ण बराबर लिख देते हैं L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस H स्क्वायर। तो ये क्या होगी? हमारे घनाभ के विकर्ण की लंबाई। अब देखिए कि घनाभ के आकार का जो होता है कमरा भी होता है। कमरे में जैसे जिस कमरे में आप रहते हैं, आप अगर उसे देखें तो उस कमरे में क्या होता है? 4 दीवारी होती है। 4 दीवारी के बाद एक नीचे का फर्श होता है और ऊपर का छत होता है। अब अगर हम देखें तो इसमें 4 दीवारें, अब गेट खिड़की वगैरह जो भी है उसको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हम सिर्फ 4 दीवारी का क्षेत्रफल बोले तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो 4 दीवारी का जब हम क्षेत्रफल लिखेंगे या निकालेंगे 4 दीवारी के क्षेत्रफल को, तो कैसे निकालेंगे? 4 दीवारी में कहने का तात्पर्य हमारा क्या क्या आ रहा है? तो 4 दीवारी में जैसे ये अगर मेरा कमरा है और इस कमरे में हम हैं तो ऊपर का ये छत है और ये नीचे का फर्श है। अब ये 4 दीवारी में एक साइड वॉल, इसके बाद दूसरा, तीसरा और कुल चौथा। तो कुल 4 दीवार हैं और इन चारों दीवार का अगर हम क्षेत्रफल निकालें, एरिया किसका? 4 दीवारी का क्षेत्रफल। तो 4 दीवारी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? एरिया बराबर देखिए हम साइड में पहले निकालते हैं फिर वहां लिख देंगे एरिया। तो 4 दीवारी के क्षेत्रफल में चले, इसमें क्या मिलेगा? लंबाई मिलेगा और क्या मिलेगा? ऊंचाई मिलेगा। जैसे इस कमरे में हम हैं तो पीछे के कमरे का अगर इस साइड में देखें, इस कमरे में ये कमरे की ऊंचाई है और इधर से लेके इस तरफ तो जो आए वह कमरे की हमारी क्या है? चौड़ाई है। इसी तरह से ये कमरा जो है लास्ट तक लंबाई होगा। इसके साथ साथ जितना चौड़ाई इस तरफ कमरे की है उतना ही चौड़ाई सेकंड वाले वाल में भी होगी। प्रत्येक वाल की क्या होगी? ऊंचाई एक समान होगी, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होगी। तो हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं इस किताब को जैसे हम हाथ में रखे हुए हैं, इस किताब की जो लंबाई है इसे हम समझते हैं ये बुक मेरा कमरा अगर कमरे की तरह है, ये कमरे की लंबाई है और इसके साथ ये क्या हुआ? ऊंचाई। ऐसे कितने वाल होंगे? एक और एक, दो। तो 2 वाल, इस 2 वाल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू L गुना क्या? H, लंबाई गुना क्या? ऊंचाई। इसके साथ साथ प्लस हमको क्या लिखना होगा? इस तरफ का, इसमें क्या होगा? चौड़ाई होगी और क्या होगी? ऊंचाई होगी। चौड़ाई के साथ साथ क्या हो जाएगी? ऊंचाई होगी। तो चौड़ाई के साथ अगर ऊंचाई आ जाए तो देखिए 2 इंटू क्या हो जाएगा? B इंटू क्या? H। 2 इंटू क्या? B इंटू H। अब इसको अगर हम सॉल्व करें या कॉमन लें, 2H दोनों जगह है तो 2H कॉमन ले लिए तो क्या बचा? 2H इंटू L प्लस। तो कह सकते हैं कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल, कमरे के 4 दीवारी का क्षेत्रफल। एरिया किसका? चारों दीवार का। एरिया किसका? चारों दीवार। एरिया किसका? चारों दीवार, 4 वॉल।
अगर हम इसे चाहें तो क्या बोल सकते हैं, चारों दीवार को क्या बोलेंगे, 4 वाल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू एच एल प्लस क्या। इसी तरह से एक आता है संदूक का ढक्कन सहित या ढक्कन के अलावे। अगर ढक्कन सहित कहा जाए तो ढक्कन जो बनेगा संदूक में वह क्या हो जाएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसमें क्या होगा, नीचे का पेंदा होगा, ऊपर का ढक्कन होगा और चारों वाल होगा। अगर ऊपर के ढक्कन को हटा दिया जाए तो इसके साथ साथ अगर हम एरिया निकालें, ये तो चारों दीवार संदूक का निकलेगा ही, नीचे का फर्श का क्षेत्रफल प्लस क्या हो जाएगा एल इंटू, इससे क्या हो जाएगा संदूक। अब ये किसमें बदल गया, संदूक का क्षेत्रफल ढक्कन के बिना, और ढक्कन सहित लिखेंगे तब तो सेम टू सेम यही हो जाएगा। चलिए जब जरूरत होगी तो फिर हम उसे निकाल के लिख लेंगे और उस पर हम काम करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सवाल को सॉल्व करते हैं। अगर आपको घनाभ का फॉर्मूला बनाने के लिए आता हो और घनाभ से रिलेटेड फॉर्मूला को क्रिएट कर लेते हैं और आपको लगता है कि हम इसे नहीं भूल पा रहे हैं, और भूलिएगा नहीं, मतलब क्या, अगर कभी भूल गए या आपसे नहीं हो पाए तो फॉर्मूला को क्रिएट जब कर लीजिएगा तो इससे रिलेटेड सवाल बनाने में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए सवाल है, एक घनाभकार कमरे की लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। देखिए क्या कर रहा है सवाल, एक घनाभकार कमरे की लंबाई लेंथ जो है वह 12 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो बताएं कि इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो बताएं कि इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या, ये यहाँ पूरे सरफेस का एरिया। तो कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर आप क्या जानते हैं, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सरफेस, पूरे सरफेस का एरिया। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या जानते हैं, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस क्या एल एच। 2 इंटू क्या लिखे एल बी प्लस बी एच प्लस क्या एल एच। चलिए तो इसे रखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं 2, एल के स्थान पे आप क्या दीजिएगा 12 और बी के स्थान पे क्या दीजिएगा 8, प्लस देना होगा क्या बी इंटू एच 8 गुने 3 और फिर प्लस क्या एल 12 गुने क्या 3। तो ये क्या निकला आपके कमरे के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो इस कमरे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया 2, 12 गुना 8 कितने होता है 96 प्लस 8 गुने 3 8 तिया 24 और 12 गुना 3 12 तिया 36। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 2 इंटू 6 4 10 6 कितने हो गए 16, 16 का 6 कहीं बच गया 1, 3 1 4 2 6 और 9 6 15, 9 और 6 का योग कितना होता है 15। एक बार पुनः हम जोड़ लेते हैं, देख लीजिए 6 4 10 6 16, 16 का 6 कैरी 1 3 2 5 9 5 14 1 15। अब दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 6 दूनी 12 का 2, कैरी क्या रह गया हमारे पास कैरी क्या रह गया 1, 15 दूनी 30 1 31, 331 वर्ग मीटर। तो कमरे का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वह किसके बराबर होगा 312 वर्ग मीटर के बराबर होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। देखिए सवाल क्या कह रहा है, एक कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 4 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे में रखे जाने वाले सबसे बड़े छड़ की लंबाई क्या होगी। सवाल क्या कह रहा है, इस कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई क्या होगा। इस कमरा में जो हम छड़ रखेंगे वह सबसे लंबा क्या होगा। कमरे की लंबाई हमें क्या दिया हुआ है, एक कमरा जो है वह 5 मीटर लंबा है, 4 मीटर चौड़ा है तथा 3 मीटर ऊंचा है। तो इस कमरे में जो छड़ रखेंगे उस छड़ की लंबाई, अधिकतम लंबाई नहीं सबसे बड़ी छड़। देखिए जब आप कमरे में छड़ रखते हैं तो अगर इस तरह का कमरा है तो आप इस तरह तिरछा अगर रखते हैं, अगर इसे हम तिरछा रखें, क्या एक भाग को कोने के निचले तरफ और दूसरे भाग को क्या करें
कोने के ऊपर की तरफ इस तरह रखे तो सबसे लंबा छड़ होगा, अर्थात उसके विकर्ण की लंबाई, उसके क्या विकर्ण की लंबाई। तो घनाभ का जो विकर्ण की लंबाई होगा वही उस कमरे में रखे जाने वाले सबसे लंबे या यूं कह सकते हैं सबसे बड़े छड़ की लंबाई होगी। तो हम यहाँ निकाल दें सबसे लंबे रखे जाने वाले छड़ की लंबाई या विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई बराबर होता है भाई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या एच स्क्वायर। तो लंब जो है यहाँ लंबाई जो दिया हुआ है आपका लेंथ वो का 5 का है स्क्वायर, और चौड़ाई कितना दिया है 4 का स्क्वायर, और ऊंचाई क्या दिया है आपको 3 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लीजिए। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9। सबको आपस में जोड़ लीजिए। 16 9 25 गुना जोड़ 25 कितना हो गया 50 अंडर रूट 50। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं इक्वल टू 5 रूट 2 मीटर। तो कमरे में रखे जाने वाले सबसे बड़े या सबसे लंबे छड़ की जो लंबाई होगी वह क्या होगा 5 रूट 2 मीटर के बराबर होगा। अर्थात उस कमरे में रखे जाने वाला जो छड़ है सबसे लंबा छड़ है वह 5 रूट 2 मीटर लंबा होगा। चलिए अब इस टाइप से नेक्स्ट सवाल की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखिए सवाल है, नेक्स्ट सवाल है एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर, लंबाई 7 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर तथा ऊंचाई 2.5 मीटर है। देखिए हम पुनः सवाल को दोहरा रहे हैं। एक घनाभ के आकार के कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 7 मीटर 6 मीटर तथा 2.5 मीटर है। तो बताएं कि इस कमरे का आयतन क्या होगा। तो बताएं कि इस कमरे का आयतन अर्थात वॉल्यूम क्या होगा। अब देखिए ये जो कमरा है इस कमरे का हमें क्या चाहिए वॉल्यूम चाहिए, आयतन चाहिए। तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है भाई L इंटू बी इंटू क्या एच, एल बी एच बोलते हैं। तो लंबाई की जगह पे हमें 7 मीटर लिखना होगा, चौड़ाई की जगह पे हमें 6 मीटर लिखना और ऊंचाई का स्थान पे क्या 2.5। यहाँ 2.5 है, अगर हम पॉइंट यहाँ से हटाएं तो डिवाइड बाय 10, 5 से बचे 25, 5 गुना 2 10, फिर 2 से कटा दीजिए। अब 5 या 15, 15 गुना 7 कितना हो जाता है 105। 105 घन मीटर या 105 मीटर क्यूब। यह जो कमरा है उस कमरे का आयतन हम कह सकते हैं किसके बराबर है 105 घन मीटर के बराबर है। तो देखिए इस तरह का सवाल आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे था। हम आपको सिर्फ फॉर्मूला क्रिएट करके उस पे बनाने वाले सवाल जो होते हैं कि किस टाइप के सवाल होते हैं और उसे कैसे सॉल्व करते हैं हम इसको देख रहे थे। धीरे धीरे हम अपग्रेड मॉडल पे आएंगे, धीरे धीरे अपर लेवल के क्वेश्चन पे आएंगे। पहले बेसिक जो सवाल है उसे हम देख लें। चलिए अब नेक्स्ट सवाल आपका है कि एक साबुन की टिकिया का माप, एक साबुन की टिकिया का माप 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई चौड़ा ऊंचाई नहीं बोला, हमें क्या बोल रहे एक साबुन की टिकिया का माप। एक साबुन की टिकिया है जिसकी माप 8 इंटू 5 इंटू 4 है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ क्या, ये साबुन की टिकिया की लंबाई जो है एल जो है 8 मीटर के बराबर, सॉरी 8 सेंटीमीटर के बराबर है। साबुन की टिकिया के माप किसके बराबर है, लेंथ उसका 8 सेंटीमीटर के बराबर है, और इसकी चौड़ाई जो है वह 5 सेंटीमीटर के बराबर है, और ऊंचाई जो है इसका है 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ये सवाल क्या कह रहा है, एक साबुन की टिकिया का माप 8 सेंटीमीटर गुने 5 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर। कभी कभी आपको सवाल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिक्लेयर नहीं करेगा, डायरेक्ट लिख देगा 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर है, एक टिकिया की माप है।
तो इसमें आप एक को लंबाई मान लीजिए, एक को चौड़ाई मान लीजिए और एक को क्या मान लीजिए, ऊंचाई। तो मैंने क्या किया, 8 सेंटीमीटर को लंबाई समझ लिया, 5 सेंटीमीटर को चौड़ाई समझ लिया और 4 सेंटीमीटर को क्या समझ लिया, ऊंचाई है। और आगे सवाल में कह रहा है कि एक बॉक्स जिसका माप 56 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर इंटू 28 सेंटीमीटर। देखिए एक बॉक्स है जिसका माप क्या कह रहा है, 56 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 35 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ फिर सवाल में क्या कह रहा था मैं, एक साबुन की टिकिया का माप जो है 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर है, तथा एक बॉक्स है, बॉक्स कैसा है, घनाभ के आकार का है। इस घनाभ के आकार के बॉक्स का जो माप है, इस घनाभ के आकार के जो बॉक्स का माप है, इस बॉक्स का माप में भी 56 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अर्थात यहाँ भी हमें क्या किया गया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो एक को हम लंबाई समझते हैं, दूसरे को चौड़ाई और तीसरे को ऊंचाई। तो यहाँ लेंथ जो है बॉक्स का समझ ले, लेंथ जो है किसके बराबर है, 56 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसकी चौड़ाई जो है वह किसके बराबर है, 35 सेंटीमीटर के बराबर है। और इसकी ऊंचाई जो है वह कितना है, 28 सेंटीमीटर के बराबर है। और क्या कह रहा है अब सवाल में, देखिए हमें क्या कहा रहा था सवाल में कि एक साबुन की टिकिया की माप 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर है और एक बक्से की माप 56 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर गुना 28 सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इस बॉक्स में अधिकतम कितनी टिकिया रखी जा सकती है, इस बॉक्स में अधिकतम कितनी टिकिया रखी जा सकती है। तो सवाल क्या कह रहा है, इस बॉक्स में अधिकतम कितनी टिकिया, अर्थात वो साबुन की जो टिकिया है, साबुन जो है कितना रख सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बॉक्स आपके घर में होता है, आप बॉक्स में सामान रखते हैं, तो उस बॉक्स की कुछ क्षमता होती है, कितना सामान आ सकता है। उसी तरह से इस बॉक्स की क्या क्षमता है, इसमें अगर इस टिकिया को फिट करें तो कितना टिकिया आ सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हमें क्या करना है, इस बॉक्स के आयतन में इस छोटे से साबुन के टिकिए के आयतन को भाग देना। इससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कितनी टिकिया इसमें रखी जा सकती है। अर्थात एक टिकिया जो जगह छेकेगा, एक टिकिया पे दूसरा, दूसरा पे तीसरा, तीसरा पे चौथा, चौथा पांचवा हम रखते चलेंगे तो अधिकतम कितना रखा जा सकता है। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा और इस छोटे वाले का जितना वॉल्यूम होगा उससे हमको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जैसे आप कनस्तर में कभी एक डब्बे में दूध लेते हैं, आपके पास एक बड़ा सा कनस्तर है और छोटे वाले कनस्तर से डालते जाते हैं, एक समय ऐसा आता है बड़ा कनस्तर भर जाता है, छोटे वाले से वो नहीं लेगा। तो यहाँ क्या पता चलता है कि इसकी क्षमता क्या है, कैपेसिटी क्या है। तो यहाँ क्या पूछ रहा है, टिकिए की संख्या, नंबर ऑफ सॉप, टिकिए की संख्या। टिकिए की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वाले ये बक्से का आयतन, बक्से का आयतन क्या 56, चलिए 56 गुना क्या 35 गुने क्या 28 डिवाइड बाय क्या 8 गुने क्या 5 और गुने क्या 4। हमने क्या किया, बक्से के आयतन में इस टिकिए के आयतन से भाग दे दिया, तो हमें क्या पता चलेगा कि इस बक्से में अधिकतम कितने टिकिए रखे जा सकते। इससे में क्या पता चल जाएगा कि ये जो बक्सा है, इस बक्सा में हम अधिकतम कितना टिकिया रख सकते हैं। चलिए तो भाग दे के देखते हैं, 8 सते 56, 5 से कटाते हैं 7 पचे 35, फिर ये 4 से कटाते हैं, अरे वाह तीनों तो 7 से ही कट रहा था। अब तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर मल्टीप्लाई करने में परेशानी हो रहा तो आप 7 का क्यू डायरेक्ट, तो 7 का अगर क्यू याद ना हो तो 7 को क्या करना होगा आपको, 3 बार मल्टीप्लाई, 7 गुना 7 49, 49 गुना 7 343 होता है। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 343, या फिर गुना करना हो तो आपको क्या लिखना होगा, 7 गुना 7 49, 49 गुना क्या 7, 7 नामा 9 सते 63 का 3, टेढ़ी क्या बच गया हमको, तो 7 गुना 7 के कितना हो गया 49, और सॉरी 9 गुना 7 के 63 का 3, और बच गया हमको क्या 6 बच गया, 7 चौका 28, 28 6 34।
343। तो इस बक्से में रखे जाने वाले टिकियों की अधिकतम संख्या जो होगी 343 होगी। कह सकते हैं कि बड़े वाले बक्से में अगर छोटा वाला साबुन उठा उठा के रखते जाएं तो अधिकतम कितना साबुन रख सकेंगे हम? 343 पीस साबुन रख सकेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल आपका है, एक आयताकार बक्से की भुजाएं, एक आयताकार बक्से की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है। एक आयताकार बक्से की भुजाएं, एक आयताकार बक्सा है, आयताकार बक्से की भुजाएं L/B/H जो है 1:2:3 और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। और इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, ये जो बक्सा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल जो है 88 वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताएं कि आयतन क्या है। तो सवाल क्या कह रहा था मैं, एक आयताकार बक्से की भुजाएं क्रमशः 1:2:3 में है, 1:2:3 में है तथा इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। तो बताएं कि इसका वॉल्यूम क्या है। तो LBH हमने देखा, तो यहाँ लंबाई हम क्या मान लेंगे, पहले वाले का पहला वाला x हो जाएगा, चौड़ाई दूसरा वाला तो यहाँ b क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा हमारा h बराबर 3x। चलिए अब देखिए ये तो आपका LBH हो गया। अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 × LB + BH प्लस क्या LH। वैल्यू पुट करते हैं 2, L का स्थान पे हमको क्या रखना होगा x, और B के स्थान पे क्या रखना होगा 2x, x गुने क्या लिखना होगा 2x, फिर चिन्ह किसका होगा प्लस का, B के स्थान पे हमें रखना है 2x और फिर h के स्थान पे क्या रखना है 3x, फिर चिन्ह किसका रखेंगे हम प्लस का, और फिर L के स्थान पे हमें क्या रखना होगा x, और फिर h के स्थान पे क्या रखना होगा 3x, और इसका वैल्यू जो दिया है किसके बराबर है 88 वर्ग सेंटीमीटर। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 × x 2x² प्लस 3 दूना 6x² प्लस 3 × x 3x² बराबर क्या 88 वर्ग सेंटीमीटर है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 2 6 2 8 3 11x² किसके बराबर है, देखिए यहाँ कितना हो गया 6 3 9 9 2 11x² जो है 88 और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई है, 2 × 11x² बराबर क्या 88। अब कटा देते हैं इसको, 11 से 8 बार में कटेगा, फिर 2 से कटाइए 4 बार में कटेगा, यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर देखिए स्क्वायर है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो 4 किस में आ जाएगा रूट के अंदर, अर्थात x बराबर कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। तो x का जो वैल्यू है वह कितने के बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। अब देखिए L जो हमारा क्या था x के बराबर, तो x का वैल्यू कितना हो गया 2 सेंटीमीटर, b जो था हमारा 2x के बराबर था अर्थात 2 × 2 बराबर 4 सेंटीमीटर, और h जो था हमारा 3x के बराबर था अर्थात 3 × 2 बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। और हमें पूछा क्या गया था कि इस बॉक्स का आयतन क्या होगा, तो बॉक्स का आयतन अर्थात वॉल्यूम बराबर, तो बॉक्स का आयतन वॉल्यूम बराबर क्या हो जाएगा LBH। L की जगह पे हमें 2 रखना है, B की जगह पे हमें 4 रखना है और H की जगह पे हमें 6 रखना है। मल्टीप्लाई कर दिए, 2 चौका 8 8 छक्का 48 घन सेंटीमीटर। तो ये जो बॉक्स है इसका आयतन कितना आ गया 48 घन सेंटीमीटर। वह जो बक्सा तैयार है उस बक्से का आयतन 48 घन सेंटीमीटर के बराबर है। चलिए अब इससे हम फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आज आपको फुल्ली हम बेसिक कॉन्सेप्ट, आज के क्लास में हम एक भी शॉर्टकट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। शॉर्टकट मेथड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना होगा। आज के क्लास में हम बेसिक देखेंगे घन और घनमूल का, घनमूल बोलते हैं घनाभ का।
हम घनाभ का बेसिक देखेंगे और कल का नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा उसमें हम ये देखेंगे कि घनाभ से रिलेटेड सवाल को हम शॉर्ट में कैसे बनाते हैं। तो कह सकते हैं ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। बेसिक कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी है कि जब तक आपका बेसिक मेथड मजबूत ना हो तो शॉर्टकट पे आप इस वर्क नहीं कर सकते हैं। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट में एक और सवाल रखते हैं। सवाल हमारा है 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचे एक बक्से में 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े, 2 सेंटीमीटर ऊंचे एक बक्से में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है? अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है? देखिए ये जो है आपका क्वेश्चन एकदम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यह आपके एसएससी का एकदम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक बक्सा है जिसकी लंबाई जो है आपको 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई जो है 6 सेंटीमीटर के बराबर है और ऊंचाई जो है 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और सवाल कर रहा है हमसे कि बताएं कि इस बक्से में अधिकतम कितनी लंबी पेंसिल रखी जा सकती है। आप जो पेंसिल रखिए कैसे रखिएगा? इस तरह से, यानी एक किनारा यहाँ होना चाहिए, एक किनारा इसके नीचे हो तो एक किनारा कहाँ ऊपर। अगर हम तिरछा रूप से पेंसिल को रखें तो वह सबसे बड़ी पेंसिल होगी, जो पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था। तो हमें उम्मीद है कि मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद आप आगे आंसर का इंतजार ना कर रहे होंगे, आप सेल्फ से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। एकदम कंफर्म क्वेश्चन को जब तक हम सॉल्व करना शुरू करें तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व कर डालिए। मैंने क्वेश्चन के लिए आपको टोटल हिंट एंड टाइप भी बता दिया किस टाइप का पहले क्वेश्चन आपने देखा है। तो क्वेश्चन को आप जैसे लिखिए आप सॉल्व कर लीजिए, मेरा इंतजार बिल्कुल ना करिए। और सवाल रिपीट करने का तात्पर्य बस इतना ही है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं, मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे बिना नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए, ताकि आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मेरा सही है। बस सिर्फ आप आंसर मैच कर लीजिए, क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपका आंसर सही आ रहा है तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ रखे जाने वाले सबसे बड़े पेंसिल की लंबाई, अर्थात हमें क्या पूछ रहा है, उस पेंसिल के उस बक्से के विकर्ण की लंबाई। तो विकर्ण की लंबाई बराबर क्या, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो लंबाई जो था यहाँ 8 का था स्क्वायर, चौड़ाई जो था हमारा 6 का स्क्वायर था और ऊंचाई जो था वह किसके बराबर था, 2 के स्क्वायर के बराबर। तो 8 का स्क्वायर आप कितना जानते हैं, 64, 6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4। आपस में जोड़ दीजिए, 6 4 10, 4 14 का 4, बाकी रह गया कितना 1, 6 3 9 1 10, अंडर रूट 104 सेंटीमीटर। अब इसे चाहें तो हम तोड़ भी सकते हैं, तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा। अब इसका देखिए पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, गुणनखंड में निकाल देते हैं। 13 टेबल को 8 बार पढ़िए, देखिए 13 8 104 हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि 26 गुने 2 और गुने 2, 26 दूनी 52, दूना 104, तो 2√26 सेंटीमीटर। 2 कितना आ जाएगा, 2√26 मीटर के बराबर होगा। तो हम डायरेक्ट 26 इसलिए लिखे कि हमें जो वर्गमूल निकल रहा था सिर्फ 4 का ही निकल रहा था, 26 में से किसी पार्ट का नहीं निकल रहा था, इसलिए 2 गुना 13 का इस्तेमाल नहीं किए, नहीं तो फिर 13 गुना 2 करके हमको 26 ही लिखना होता। तो इसका आंसर कितना आ गया, 2√26 सेंटीमीटर। इस बक्से में जो रखे जाने वाला पेंसिल है उसकी अधिकतम लंबाई 2√26 सेंटीमीटर के बराबर होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल है, एक घन का, सॉरी हम तो घनाभ देख रहे थे तो यहाँ घन की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन घन का था, हम आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन को। किसी कमरे में वायु का आयतन, देखिए सवाल क्या कर रहा है, किसी कमरे में, एक कमरा है जहां वायु का आयतन अर्थात वॉल्यूम, इस कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है। एक कमरे में वायु का आयतन 204 घन मीटर है और कमरे की ऊंचाई 6 मीटर है, और कमरा जो है, इस कमरे की ऊंचाई कितना है, 6 मीटर है।
तो बताएं कि कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या है। तो बताएं कि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल क्या है। जैसे इस कमरे में हम हैं, इस कमरे को अगर एक तरह से लॉक कर दिया जाए, ना दीवार हो ना खिड़की हो, इस कमरे में हमको बंद कर दिया जाए एक तरह से, तो इस पूरे कमरे में जो वायु भरा हुआ है, अगर खिड़की भी है तो कोई बात नहीं, गेट भी है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हवा तो भरा, खाली जगह जहां भी होगा वहां तो एयर भरा हुआ ही रहेगा। इस कमरे में कुछ नहीं, सिर्फ हवा भरा हुआ है, और इस कमरे में जो हवा भरा हुआ है वह कितना बराबर है 204 मीटर क्यूब के बराबर है। और इस कमरे की जो ऊंचाई दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, वह 6 मीटर के बराबर है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि बताएं कि इस कमरे के पृष्ठ का क्षेत्रफल, नीचे वाले सरफेस का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे इस तरह का आपका अगर ये कमरा है, देखिए अब ये कमरा अगर है और ये उसकी ऊंचाई है, तो इसमें बीच में क्या भरा हुआ होगा, एयर भरा हुआ होगा, और इसकी ऊंचाई जो दिया हुआ है वह किसके बराबर, 6 मीटर। तो हमें क्या पूछा जा रहा है कि ये जो फर्श है, नीचे वाला जो फर्श है, बताएं कि इस फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम कमरे का आयतन बराबर क्या जानते हैं, L गुना B गुना H। तो कमरे का जो आयतन होगा, जितना उस कमरे का वॉल्यूम होगा, उतना इसमें क्या भरा हुआ होगा, एयर भरा हुआ होगा। तो हम कमरे का आयतन क्या जानते हैं, L गुना B गुना H, अर्थात ये क्या होगा, कमरे का आयतन। तो L गुना L और B तो हमें दिया नहीं, हमें पूछा ही जा रहा है इस कमरे का, L गुना B लिखे। H तो हमारे पास 6 मीटर दिया है, हमने 6 मीटर लिखा, और कमरे का जो वॉल्यूम है वह किसके बराबर है, 204 मीटर क्यूब के बराबर है। कमरे का वॉल्यूम हमें दिया हुआ है, और कमरे का जो वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें क्या है, बस कमरे का क्या चाहिए हमको, इस कमरे का क्या चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल। L गुना B, ये कटता है तो इसे कटा दीजिए, 6 तिया 18, 6 चौका 24। तो कमरे का पृष्ठ क्षेत्रफल अर्थात L गुना B, लंबाई गुना चौड़ाई कितने के बराबर हो गया, 34 वर्ग मीटर, 34 वर्ग मीटर। कमरे का जो हो गया क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल, वह 34 वर्ग मीटर के बराबर है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की ओर हम आगे बढ़ते हैं। इस सवाल के बाद अभी पूर्णतः हमको सिर्फ बेसिक सवाल ही देखना है, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं देखना, सिर्फ और सिर्फ बेसिक सवाल सॉल्व करना है। चलिए तो नेक्स्ट सवाल है, एक कमरे का आयतन, एक कमरे का आयतन 512 घन मीटर है। एक कमरे का आयतन 512 घन मीटर है, मीटर क्यूब है। एक कमरे का आयतन 512 घन मीटर है। इस कमरे की लंबाई, इस कमरे की लंबाई 16 मीटर है। इस कमरे की जो लंबाई है वह 16 मीटर है, तथा इस कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है। इस कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है। तो बताएं कि कमरे की चौड़ाई क्या होगी। इस कमरे की ऊंचाई 4 मीटर है, सॉरी ऊंचाई को बार बार लिख रहे हैं, इस कमरे की ऊंचाई जो है 4 मीटर है। तो बताएं कि इस कमरे का चौड़ाई क्या होगा। देखिए हम सवाल को पुनः दोहरा रहे हैं। सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक कमरे का आयतन 512 घन मीटर, 512 मीटर क्यूब है। इस कमरे की लंबाई 16 मीटर है, ऊंचाई 4 मीटर है। तो बताएं कि इस कमरे की चौड़ाई क्या होगी। तो कमरा जो बना हुआ आपका कैसा है, घनाभ के आकार का है। कमरा जो बना हुआ कैसा है, घनाभ के आकार का है। और इस कमरे का जो वॉल्यूम दिया हुआ है आपको किसके बराबर है, 512 मीटर क्यूब के बराबर है। और साथ में जो हमें दिया गया है क्या, इस कमरे की जो लंबाई है वह 16 मीटर है। इस कमरे की जो ऊंचाई है वह 4 मीटर है। तो बताएं कि इस कमरे की चौड़ाई क्या होगी। हमें क्या ज्ञात करना है, कमरे की चौड़ाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या आते हैं, कमरे का आयतन पे आते हैं। कमरे का आयतन क्या होता है, तो कमरे का आयतन बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर LBH। और वॉल्यूम आपको दिया है कितने के बराबर, 512। लंबाई हमें क्या दिया हुआ है, 16 के बराबर। चौड़ाई हमें पूछा जा रहा है, और ऊंचाई क्या है, 4 है। तो चलिए कटता है तो आप क्या करिए, घटा दीजिए। 16 तिया 48, 3 51, 16 दूनी 32, 4 8
इसलिए कमरे की चौड़ाई किसके बराबर हो जाएगा, 8 मीटर के बराबर। अर्थात जो कमरा है वह कितना मीटर चौड़ा है, 8 मीटर चौड़ा कमरा